कल बेटा हमने ये पेपर स्टार्ट किया हुआ था मई जून 2021 का, और उसमें मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दी थी। इसके अंदर हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हो गए थे, और आज बेटा क्वेश्चन नंबर 5 से मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमने स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। इसमें क्वेश्चन नंबर ये जो 5 है, इसमें क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब दी रिलेटिव बेसिसिटीज। बेसिसिटीज कहते हैं कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। तो आपने बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है। फिनाइल एमाइन है एक हमारे पास, ये है फिनाइल एमाइन, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरा है इथाइल एमाइन, CH3 CH2 NH2। यहाँ पर भी बेटा नाइट्रोजन के पास आप देख सकते हैं लोन पेयर है, और ये फर्क ये है कि ये अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन को लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। और तीसरा है बेटा हमारे पास 4 नाइट्रोफिनाइल एमाइन, ये NH2 ग्रुप लगा हुआ है और इसके पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है। अब आपने ये बताना है इसमें स्ट्रॉन्गर बेस कौन है। तो बेटा स्ट्रॉन्गर बेस के लिए आप अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर चेक करें। देखें, ऐसा नाइट्रोजन ढूंढें जिसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो आप देख सकते हैं कि जो इथाइल एमाइन है इसमें अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को आप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी कह सकते हैं, ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि इन इथाइल एमाइन अल्काइल हैज अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इट हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो विच इंक्रीजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे CH3 CH2 NH2 के इसमें ये जो इथाइल एमाइन है ये मोस्ट बेसिक है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम बढ़ रही है। दूसरे केस में बेटा अगर आप देखें कि आपके पास 4 नाइट्रोफिनाइल एमाइन और फिनाइल एमाइन। अब देखिए फिनाइल एमाइन में क्या होता है, ये जो बेटा फिनाइल एमाइन है ना, आपको ये बात मैंने बताई है कि फिनाइल एमाइन में ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये डीलोकलाइज हो जाता है इनटू द बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखें, ये देखें जी, और ये डीलोकलाइजेशन हो रही है इस तरह। तो अब देखिए नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर तो ना रहा ना, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाता है इनटू द बेंजीन रिंग। ठीक है, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी कम होगी। लेकिन यहाँ पर जो 4 नाइट्रोफिनाइल एमाइन है ना, यहाँ पर एक और मसला भी है। एक तो देखें आपको लग रहा है कि ये लोन पेयर नाइट्रोजन के बेंजीन रिंग में जा रहे हैं, लेकिन जहां पर NO2 ग्रुप आ गया है ये भी तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, तो ये फर्दर डीलोकलाइजेशन को एक्सटेंड करवाएगा। यहाँ पर NO2 ग्रुप एक तो बेंजीन लोन पेयर को अपनी तरफ लेके जा रहा है, और 4 नाइट्रोफिनाइल एमाइन में ये जो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है NO2, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये भी नाइट्रोजन को लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर 4 नाइट्रोफिनाइल एमाइन में सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे वीक बेस होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 4 नाइट्रोफिनाइल एमाइन, 4 नाइट्रोफिनाइल एमाइन, और बेटा यहां पर आपके पास आएगा फिनाइल एमाइन। तो रीजन बेटा मैं आपको बता चुका हूं। रीजन आपने क्या लिखनी है, सबसे पहले आप लिखेंगे कि मोस्ट बेसिक की रीजन क्या है, इथाइल एमाइन हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप which increases the availability of lone pair on nitrogen। ठीक है जी, एक तो हो गया ही। दूसरा आपने ये बताना है कि फिनाइल एमाइंस आर लेस बेसिक, फिनाइल एमाइंस आर less basic because lone pair on nitrogen is delocalized into the benzene ring। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए 1 मार्क का ट्रेंड है और 3 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन है। बिकॉज L.P मीन लोन पेयर on nitrogen becomes delocalized into the ring। अच्छा बेटा 4 नाइट्रो में क्या होगा, ये मजीद लेस बेसिक होगा देन फिनाइल एमाइन, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो अब तीसरा पॉइंट ये देखें, ये आपके पास
यहाँ फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट, और ये थर्ड पॉइंट मैं लिख रहा हूँ कि 4 नाइट्रोफिनाइल एमाइन is weakest due to electron withdrawing group of NO2. EWG मीन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है NO2 का, जो कि फर्दर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को कम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है कि आपने एक डाई बनाना है। देखें, डाई के लिए याद रखिएगा ये ब्रिज आपको लाजमी मिलेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। ये ब्रिज जहां पर भी नजर आए समझ जाए डाई बना है। द डाई आर कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 4 नाइट्रोफिनाइलमाइन इन 2 स्टेप्स। आप सबको बेटा पता होना चाहिए कि जब भी डाई बनाते हैं तो आपको बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाना होता है। क्या बनाना होता है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो अब देखें स्टेप 1 में कह रहा है डिड्यूस एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्ट Q। देखिए, डाई बनाने के लिए बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड किससे बनता है? इमाइनो ग्रुप से बनता है, फिनाइल एमाइन। बेटा ये आपको इमाइनो ग्रुप नजर आ रहा है, इसको आपने NH2 को N2 में लेकर जाना है, N2 प्लस। तो वो कैसे लेके जाएंगे? आपको रिएक्शन बेटा याद होना चाहिए कि आप इसमें ऐड करते हैं HNO2 और HCl, और टेम्परेचर बेटा आप देते हैं यहाँ पर 0 से 10 डिग्री के दरमियान। ठीक है, अब ये होगा कि आपके पास ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो सॉल्ट है ये बनेगा। NO2 तो बेटा ऐसे ही रहेगा ना। ये जो NH2 है ना, यहां पर देखिएगा N पॉजिटिव ये, और ये Cl नेगेटिव। ठीक है बेटा, ये चीज बनेगी N2Cl। ठीक है, अब आगे आए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। स्टेप नंबर 2, अब आपको ये भी बेटा पता होना चाहिए कि डाइज बनते कैसे हैं। जब भी आपने डाइज बनाने होते हैं तो आप अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनोल से रिएक्शन करवाते हैं। अब देखिए मैं आपको एक और पहले रिएक्शन बताता हूँ जो आपने अपने बुक के अंदर रिएक्शन में पढ़ा होगा। इस तरह OH के साथ रिएक्शन होगा। ठीक है, ये OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, और ये बेटा आपका इलेक्ट्रोफाइल है। इस Cl को तो भूल जाए ना, Cl तो यहाँ पर बेटा स्पेक्टेटर आयन के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो बेसिकली ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आयन, और ये फिनोल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये कहां पर अलाउ करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल को? इन 2 पोजीशन पर, 2 और 4 पर, यहां पर आके लग जाए। तो ये जो बेटा नाइट्रोजन है ना, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का, ये जो Q है इसको बोलते हैं डाईएजोनियम। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को डाईएजोनियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बेटा आपके पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है इलेक्ट्रोफाइल, ये अपने आप को इस फिनोल के ऊपर एडजस्ट करेगा। या तो बेटा ऑर्थो से H आयन को निकालेगा या पैरा से H आयन को निकालेगा। आप कहीं से भी निकाल दें, उससे देखें कहां से निकाला हुआ, ऑर्थो से निकाला हुआ। ठीक है, लेकिन उसने मॉलिक्यूल भी क्या लिया जरा देखें। अब आपको बेटा ये देखना है, अब आपको ये देखना है, 1 मिनट जरा वेट करेंगे बेटा। मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास वर्क। अच्छा, अब जरा देखें, अब आपको क्या करना है कि यहां पर देखना है ये जो डाई है ना, इसमें 2 चीजें कहाँ है। तो एक आपको समझ आ रही होगी कि डाई में एक रिएक्टेंट तो ये आपको ऊपर नजर भी आ रहा है, ये Q ही है बेटा, दिस इज Q। तो रिमेनिंग ये है भाई, मतलब Q का रिएक्शन आपने इसके साथ करवाया जी। ये 2 रिंग्स आप इसमें फ्यूज हुए हैं ऐसे करके, ये OH लगा हुआ है। तो बेसिकली रिएक्शन ये होगा बेटा कि आपने क्या करना है कि यहां से इस H को निकाला, क्योंकि वो देखें ऑर्थो पोजीशन पर लगा रहा है ना, ये देखें इस H को निकाला, और यहाँ पर नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन का एक बॉन्ड है वो इधर आकर H की जगह H को रिप्लेस करके नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। राइट, तो ये बेटा आपके पास भी बन गया। अब उसके क्वेश्चन जरा पढ़े, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, इस जब भी ये रिएक्शन होता है ना, तो इसके रिजल्ट में बनता क्या है बेटा? H आयन रिलीज होता है। देखिए ये जो H है ना, ये जो H आपको ये नजर आ रहा है, ये H ये इस तरह रिलीज होता है H प्लस की फॉर्म में। इसलिए यही रीजन है कि आप जब भी ये रिएक्शन करते हैं और डाई बनाते हैं तो आप वहां लिखते हैं कि अल्कलाइन सॉल्यूशन। आप कौन सा सॉल्यूशन लेंगे? अल्कलाइन। क्यों? क्योंकि जो अल्कलाइन सॉल्यूशन है ये इस H आयन को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब कह रहा है कि डिड्यूस एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्ट Q इन द बॉक्स, वो हो गया। सजेस्ट रिएजेंट्स एंड कंडीशन फॉर स्टेप 1 एंड 2। तो बेटा स्टेप 1 के मैंने आपको रिएजेंट्स और कंडीशन बता दिए हैं। रिएजेंट्स क्या हैं? यहाँ पर HNO2 और HCl। ठीक है,
और यहाँ लिख दें HNO2 एंड HCl। टेम्परेचर कितना होगा बेटा, 0 से 10 डिग्री के दरमियान। स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है, स्टेप नंबर 2 में बेटा आपने अल्कलाइन सॉल्यूशन लेना है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ 1 नेफ्थोल। अच्छा, इसको बोलते हैं नेफ्थोल। ये जो दो बेंजीन रिंग इकट्ठे हो गए और OH लगा, लेकिन आप कहेंगे सर इसका नाम तो हमने नहीं पढ़ा हुआ, तो बिल्कुल ठीक है भाई, आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, ठीक है। वो मार्क्स स्कीम में अलाउ करता है कि अगर नाम आपके सिलेबस में नहीं है तो आप अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ दिस। अब आपको अल्कलाइन सॉल्यूशन की रीजन समझ आ रही है ना, कि क्यों हमने अल्कलाइन सॉल्यूशन लेना होता है, कि ये जो H आयन रिलीज हो रहा होता है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, कंपाउंड G कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मिथाइल बेंजीन इन 3 स्टेप। ये बेटा आपके पास है, पहले तो कह रहे इसको नाम देना, नाम इसको कैसे देंगे। देखिए नाम देने के लिए एक मिनट मैं आप लोगों के क्वेश्चन भी देख लूं। एक मिनट बेटा, मुझे जरा क्वेश्चन देखने जरा। व्हाई अल्कलाइन सॉल्यूशन वुड नॉट द क्लोरीन द डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद H आयन। तो बेटा जो HCl बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज नहीं करना। अंसिया आप कह रही हैं कि हमने H आयन क्यों डाला, भाई ये H प्लस और Cl नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये तो आयंस की फॉर्म में रहेगा ना भाई, जब आयंस की फॉर्म में रहेगा तो इसको न्यूट्रलाइज करना है। अच्छा, और जी आइमा आपके सर इसका जो स्टेप 2 है उसमें कोई कंडीशन होती है कि टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होना चाहिए। नहीं बेटा, बस 0 से 10 के दरमियान आप कोई वैल्यू लिख दें, ठीक है, 0 से 10 के दरमियान कुछ भी आप लिख दें। अच्छा निम्रा NaOH लिख सकते हैं ना बेटा, NaOH क्यों नहीं लिख सकते, NaOH इज अल्कलाइन सॉल्यूशन, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आ जाइए जी आप सी पार्ट पर, वो कह रहे हैं कि पहले आप G को नाम दें। अब नाम देने के लिए बेटा देखें, आपको मैं एक चीज बताऊं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो बेंजीन को स्पेशल नेम देते हैं, बेंजीन के साथ COOH लगाओ तो इसका नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। आपने ये याद रखना है कि COOH को प्रेफर करना, बाकी ग्रुप्स में से COOH को प्रेफर करेंगे क्योंकि ये बेंजीन को स्पेशल नेम देता है एंड दिस इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रो एंड ब्रोमीन। तो ये आपका कार्बन नंबर 1 होगा बेटा, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6, ठीक है। तो ये आपका, अच्छा यहाँ पर ना मैं आपको ये बात बताऊं कि आपके सिलेबस में से प्रेफरेंस ऑर्डर वो देता नहीं है कि आपने किस फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने क्वेश्चन फिर भी पूछ लिया है, तो अब आपको ये याद रखना होगा कि जो मोर रिएक्टिव पार्ट होता है उसको आप प्रेफर कर देते हैं, ठीक है, या ये याद रख लें कि जो बेंजीन को स्पेशल नेम दे रहा होता है उसको आप प्रेफर करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज मोर रिएक्टिव देन NO2 and Br। तो ये कार्बन नंबर 1, नाइट्रो 2 और ब्रोमीन 4 पर लगा हुआ। तो अब आप इसको बेटा नाम क्या देंगे, 4 ब्रोमो, क्योंकि बेटा ब्रोमीन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आ रहा है ना, तो 4 ब्रोमो 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है जी, ये इसका हो गया नाम। अब आपको कह रहे हैं कि बना कैसे है बेटा, कभी भी ये मत कीजिएगा कि आप कहें जी बेंजोइक एसिड बनाना है तो पहले स्टेप में आप ये कर दें, ये कभी भी ना कीजिएगा। ये करेंगे तो अब आप जरा खुद सोचें कि अब ये तो आपका इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हो गया ना COOH, तो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है तो क्या Br और NO2 कभी ऑर्थो और पैरा पे लग सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लग सकते। तो इसलिए आपने कभी भी इस मिथाइल ग्रुप की, इस अल्काइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन नहीं करनी। पहले आप क्या करें, आपका दिल चाहता है तो आप बेशक नाइट्रेशन कर लें या ब्रोमिनेशन कर लें, ये आपके ऊपर है। बट अगर स्टेप 1 में हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लें और 55 डिग्री सेल्सियस हीट करें तो क्या होगा, नाइट्रेशन होगी और CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो NO2 ग्रुप इस इधर ऑर्थो पर लगा, राइट। अच्छा, अगर बेटा CH3 की जगह OH लगा होता ना, OH, तो OH के अंदर एक आपको मैंने बात बताई हुई है कि जब भी बेंजीन के साथ OH ग्रुप लगता है तो OH इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से आपको ये फिर स्पेशल कंडीशन नहीं देनी पड़ती, ना आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ेगा, ना कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट HNO3 लेंगे, कोई कैटलिस्ट लेने की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन OH ग्रुप नहीं होगा तो फिर आपको वही कंडीशन देनी होगी जो कि नाइट्रेशन में देनी होती है। अब बेटा ये नाइट्रेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप करें ब्रोमिनेशन,
AlCl3 की प्रेजेंस में आप यहाँ पर ब्रोमिनेशन कर लें बेटा। आप AlBr3 भी ले सकते हैं, ठीक है, AlBr3। अब क्या होगा, ब्रोमिनेशन होगी, क्योंकि बेटा CH3NO2। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जी मैं यहाँ पर ब्रोमीन कहां पर लगाऊं, कौन डिसाइड करेगा, CH3 या NO2? दोनों के लिहाज से आप देख सकते हैं सेम पोजीशन पर लग रहा है। अगर आप CH3 के लिहाज से देखना चाहते हैं तो ब्रोमीन इधर आ सकता है ना बेटा, अलाउ कर रहे हैं ना ये पैरा पोजीशन। और अगर आप CH3 को छोड़ दें, आप NO2 के लिहाज से देखें तो NO2 के लिहाज से ये ब्रोमीन क्या बन रहा है, मेटा पोजीशन बन रहा है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं जो कि आपको काम आएगी, कि अगर किसी बेंजीन के अंदर दो ग्रुप लगे हों, जैसे कि यहाँ पर लगे हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग, तो फिर आपको किस बेस पर तीसरा सब्स्टिट्यूएंट लगाना है, ये ब्रोमीन थर्ड सब्स्टिट्यूएंट है। तो कौन डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग डिसाइड नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डिसाइड करेगा कि Br को कहां पर आना है। अच्छा, एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं जरा देख लूं क्या कह रहा है। इफ CH3 is electron donating, it is necessary, right? बेटा देखिए, यही तो बात आपको बताई है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में सिर्फ अगर OH ग्रुप लगा होगा ना, तो वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और OH की वजह से आप स्पेशल कंडीशंस फिर नहीं देते। मतलब आपको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेने की जरूरत नहीं है, कैटलिस्ट लेने की ही जरूरत नहीं है, और 55 डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा। लेकिन OH के अलावा अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, जिस तरह के मिथाइल, तो आपको वही कंडीशन देनी होगी जो आप नॉर्मली नाइट्रेशन में देते हैं। अब बेटा देखिए, आपका ये प्रोडक्ट बन गया। अब सबसे आखिर में आप क्या करेंगे, सबसे आखिर में आप क्या करेंगे बेटा, आपने इस मिथाइल की ऑक्सीडेशन करनी है। तो स्टेप 3 में ऑक्सीडेशन होगी, अल्कलाइन अल्कलाइन KMnO4, ठीक है, देन एंड देन एसिडिफाइड। ऑक्सीडेशन करनी है आपने बेटा, अल्कलाइन KMnO4 लेना है, एंड देन आपने एसिडिफाइड करना है। अब सुन ले, आप अगर कोई बच्चा कहता है सर ये तो बड़ा मुश्किल है कि दोनों स्टेप, आप अगर बेहतर तो ये आप दोनों लिखें, अल्कलाइन KMnO4 एंड देन एसिडिफाइड। लेकिन आप मार्क्स स्कीम चेक करें, वो अलाउ कर रहा है बच्चा, अगर अल्कलाइन KMnO4 लिख रहा है फिर भी अलाउ कर रहा है, एसिडिफाइड KMnO4 लिख रहा है फिर भी अलाउ कर रहा है। लेकिन आप बेटा ये बात याद कर लें कि जब भी आपने बेंजीन के अंदर अल्काइल चेन की ऑक्सीडेशन करनी है, तो आप प्रेफर करेंगे अल्कलाइन KMnO4, और अल्कलाइन KMnO4 के बाद देन उसको एसिडिफाइड कर दें, ठीक है। अच्छा बेटा, आसिम क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर हम ब्रोमीन क्या लेंगे, एक्वस लेंगे या हम ब्रोमीन लिक्विड लेंगे। तो आसिम, जब हम बेंजीन के साथ रिएक्शन करवा रहे होते हैं, वहां पर आपको लिक्विड लिक्विड ब्रोमीन करवाना लेना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसकी वजह से यहाँ पर आप अगर एक्वस नहीं भी, आप अगर लिक्विड नहीं भी लेते, एक्वस लेते हैं, तो रिएक्शन हो जाएगा जिस तरह के फिनोल में हो रहा होता है। लेकिन आपको ये बिल्कुल मेंशन नहीं करना बेटा, जब तक कि एग्जामिनर ना कहे, ठीक है। आप बिल्कुल मेंशन नहीं करना, ब्रोमीन के नीचे आपने कुछ भी नहीं लिखना। अब देखिए, सजेस्ट द रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर ईच स्टेप 1 2 3। बेटा ये मैंने आपको बता दिया कि स्टेप नंबर 1 में ये है, स्टेप नंबर 2 में आपको बता दिया, और स्टेप नंबर 3 में भी बता दिया है। नेक्स्ट देखें जी, there are 4 possible structural isomer of C6H10 that contain a benzene ring। देखिए, बेंजीन रिंग है, इसका मतलब है 6 कार्बन का मसला तो हल हो गया, 8 कार्बन है। अब आपको 2 कार्बन मजीद लगाने हैं। Draw skeletal formula of the 4 structural isomer in the appropriate boxes. The number of peaks observed in the carbon-13 spectrum of each compound is given. 3 peaks। अच्छा, आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जी C8H10 का, जिसमें 3 पीक्स आ रही हूँ। फिर आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें 4 पीक्स आ रही हूँ। फिर आपको ऐसा स्ट्रक्चर पे 5 पीक्स और 6 पीक्स, और कार्बन-13 के लिहाज से, नॉट प्रोटॉन एंड नंबर। तो आपको ऐसे इन्वायरमेंट, मतलब आप देखें ये बेंजीन है ना, सपोज अगर आप ऐसे लगाते हैं, ये दो कार्बन है ना, तो देखें ये आपके पास इस तरह है, ऐसे ये बेंजीन हो गया, ये CH2, ये CH3 हो गया। स्केलेटल भी हम बना लेंगे बेटा, पहले ये चेक करें कि आपके ये 8 कार्बन और 10 हाइड्रोजन पूरे हो गए। मैं आपको काउंट करवा देता हूँ, ये 3, ये 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरे हो गए ना बेटा। तो अब आप जरा देखें कि इसके अंदर कितने टाइप्स के कार्बन है। मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ। वो कह रहा है 3 टाइप्स के होने चाहिए बस।
एक पीक बेटा इस कार्बन की आएगी, दूसरी पीक इस कार्बन की, तीसरी इस कार्बन की, चौथी पीक इस कार्बन की, पांचवी इस कार्बन की, छठी इस, तो 6 पीक्स आ रही है। 6 पीक वाला कोई दिया हुआ उसने बेटा? यस, आखिर में दिया हुआ, तो यहाँ लिख दें इसको। देखिए ना बेटा, कोई ऐसा कार्बन नजर आ रहा है आपको पूरे स्ट्रक्चर में इसके साथ 3 हाइड्रोजन हो नहीं, तो इसकी एक पीक आएगी। डिफरेंट इन्वायरमेंट वाले कार्बन ना, कोई ऐसा कार्बन आपको नजर आ रहा है इसमें 2 हाइड्रोजन हो नहीं, कोई ऐसा कार्बन आपको नजर आ रहा है बेटा जिसके साथ हाइड्रोजन ही कोई ना हो, तो ये कार्बन नंबर 3 है जिसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन बेटा ये जो यहाँ पर अब आपको नजर आ रहा है, ये कार्बन नंबर 4 जिसको मैं मार्क करने लगा हूं, देखिए ये बिल्कुल सेम है 100%, इसके नीचे भी और इसके ऊपर भी सेम ग्रुप्स लगे, तो इन दोनों कार्बन 4 का सेम इन्वायरमेंट है ना। इसी तरीके से बेटा ये कार्बन नंबर 5 देखें, ये वाला, इन दोनों का भी सेम इन्वायरमेंट है और कार्बन नंबर 6 का डिफरेंट है, तो इसलिए बेटा इसकी 6 पीक्स आ रही है। अब जरा और देखते हैं, अब वो कह रहे जी आप ऐसा आइसोमर बनाएं जिसकी 5 पीक्स आती है। अब थोड़ा डिफरेंट अरेंजमेंट देखते हैं। अगर आप ऐसे बनाएं, एक CH3 इधर लगाएं, एक इधर लगाएं। अब बेटा इसको जरा चेक करते हैं, ये CH3 है, ये CH3 है, ये सिर्फ कार्बन है भाई, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है और ये CH2 है। अब देखिए मैं कैसे इसको मार्क करता हूँ बेटा, ये देखें, ये इन दो कार्बन का एक इन्वायरमेंट, इन दो कार्बन का एक इन्वायरमेंट, इन दो कार्बन का एक इन्वायरमेंट और इन दो कार्बन का एक, ये बिल्कुल 4 पीक्स आ रही है, तो ये 7 वाले में आएगा, ये स्ट्रक्चर होगा जी इसका। ये देखिए, ठीक है, 4 पीक्स आ रही है, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। फिर वो कह रहे जी आप ऐसा बताएं जिसमें 3 पीक्स आ रही है, ये हिट एंड ट्रायल है बेटा। ये देखें, ये CH3 में आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, स्केलेटल में नहीं लिखेंगे आप लोग बेटा। अब आप जरा देखिएगा कि ये जो आपके पास यहाँ पर ये मिथाइल और ये मिथाइल, इन दोनों का सेम इन्वायरमेंट है ना, बिल्कुल, ठीक है। फिर आप देखें, सॉरी, फिर आप देखें बेटा, ये जो 2 कार्बन नजर आ रहे हैं जो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, दो, पहले तो जो रेड कलर से मैंने मार्क किया उनका एक पीक, इन दोनों की एक पीक आ रही है बेटा। फिर इन दोनों कार्बन की एक पीक आ रही है ना। अब जो रिमेनिंग 4 कार्बन हैं जो मैं भी मार्क करने जा रहा हूँ, 1 2 3 4, इनका बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट, तो ये बेटा आपके पास 3 टाइप्स के यहाँ पर डिफरेंट कार्बन आ रहे हैं, तो 3 पीक्स होंगे, ठीक है सर। इफ वी राइट CH3 इन फ्रंट ऑफ बेंजीन रिंग, इन फ्रंट ऑफ बेंजीन रिंग का मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा। 4 पीक्स वाला भी रिपीट कर देता हूँ बेटा, अभी कर देता हूँ, पहले ये 3 पीक्स वाला फिर समझ लें। 4 पीक्स वाला बच्चे कह रहे हैं रिपीट कर दें, ये लें जी, देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं ना फिर, ताकि आप लोगों को हाइड्रोजन दिखें। ये देखें जी, ये 4 पीक्स वाले को जरा चेक कीजिएगा। मैंने ये कहा कि ये 2 कार्बन बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट के नहीं है, इन दोनों की कनेक्टिविटी देखिए, नीचे ग्रुप्स एक जैसे लगे। फिर इन 2 कार्बन का इन्वायरमेंट भी बिल्कुल सेम है, आप इस साइड से भी चेक करें, इस साइड से भी चेक करें, बिल्कुल सेम है, ऊपर नीचे देख लें, सेम। फिर बेटा आप अगर देखें कि ये जो आपको 2 कार्बन नजर आ रहे हैं, इनका इन्वायरमेंट ऊपर नीचे दोनों लिहाज से देखा करें। देखें कैसे, इस कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है जरा देखिए, C, और इस कार्बन के नीचे क्या लगा हुआ है, CH। इस तरह इस कार्बन को देखें बेटा, ये जो है इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, C, और उसके साथ मिथाइल, और नीचे क्या लगा हुआ है, CH, तो बिल्कुल सेम नहीं है, तो इनकी एक पीक आएगी, इन दोनों कार्बन की एक पीक आएगी। फिर इसी तरीके से बेटा आप इन 2 कार्बन को देखें तो इनकी भी एक पीक आ रही है, तो ये 4 पीक्स नहीं बन रही बेटा, 4 डिफरेंट कार्बन आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने इनकी 4 पीक्स बताई हैं। अच्छा, अब इसको बेटा ऐसे लिख लेते हैं, स्केलेटल बनाना है आपने, राइट। अच्छा अब देखें 5 पीक्स वाले, ये देखें 5 पीक्स कैसे होंगे। अगर ऐसे करें, ध्यान से देखिएगा, ये एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है, ये कार्बन है, फिर ये बेटा कार्बन है ऐसे,
फिर बेटा ये CH है, और फिर बेटा आपके पास ये CH है, और फिर बेटा आपके पास ये CH है। अब जरा देखते जाएंगे कि आप किस तरह के डिफरेंट इन्वायरमेंट आपको मिलते हैं। सबसे पहले देखें, ये जो कार्बन है ना, इसकी एक पीक आएगी। क्या कोई ऐसा कार्बन आपके पास है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, क्या कोई ऐसा कार्बन आपको पूरे बेंजीन रिंग में मिल रहा है जिसके राइट साइड पर कार्बन के साथ मिथाइल लगा हो और लेफ्ट साइड पर भी कार्बन के साथ मिथाइल लगा हो? क्या कोई ऐसा कार्बन पूरे इस स्ट्रक्चर में है? नहीं, वो एक ही है, तो एक पीक इसकी होगी, एक पीक इस कार्बन की होगी, राइट। मैं इसको इस तरह लाइन से ड्रॉ करता हूँ, एक इसकी आ गई। फिर बेटा ये देखिए, ये जो दो कार्बन हैं रेड कलर वाले, क्या ये बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट नहीं है? इन दोनों के ऊपर मिथाइल और नीचे CH लगे। फिर देखें उसके बाद ये जो नीचे आपको दो ग्रीन कलर वाले कार्बन नजर आ रहे हैं, तीसरी पीक इसकी आएगी। फिर बेटा ये जो येलो कलर वाला कार्बन है, चौथी पीक इसकी आएगी। और पांचवी पीक बेटा आपको इसकी मिलेगी। इन दो कार्बन का भी सेम इन्वायरमेंट है, पांचवी पीक इसकी होगी। तो 5 पीक्स आ गई ना बेटा। 4 मैंने रेड लाइन से शो किए हैं, और जो मिथाइल है CH3 CH3 2, उन दोनों मिथाइल्स की एक पीक आएगी। ठीक है, तो इस तरह ये 5 पीक्स आ गई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि a 3-step synthesis XCH10H10O1 from benzene is suggested as shown। पहले तो बेटा इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं W का, वो इस X की बात कर रहे हैं। चले हम पहले W पे आते हैं। देखिए ये क्या रिएक्शन हो रही है, इस तरह ये बेंजीन है, इसको जरा ओपन करें ना अगर, तो ये Cl CH2 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 C डबल बॉन्ड OOH और इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3H। तो क्या होगा जी, यहां से HCl निकलेगा ना। HCl निकलेगा, नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। HCl निकलेगा तो ये बनेगा जी CH2 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 C डबल बॉन्ड OOH और साथ में HCl निकल रहा है। ये बेसिकली पता है क्या हो रहा है? दिस इज एल्काइलेशन। AlCl3 की प्रेजेंस पे एल्काइलेशन हो रही है ना। सिर्फ यहाँ पर उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाया, जिसका अभी कोई रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको ये कैसे पता चला जी कि कार्बोक्सिलिक रिएक्शन नहीं कर रहा? भाई आपने कोई ऐसा रिएक्शन पढ़ा है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन से रिएक्शन कर रहा हो? बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जो हेलोजन एल्केन्स होते हैं उसका हेलोजन बेंजीन के H को रिप्लेस करता है। तो ये बेटा आपके पास W बन। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट तो बड़ा सिंपल है कि ये जो आपके पास OH है ना, इस OH को Cl रिप्लेस कर रहा है। तो क्या किया होगा जी, इसने PCl5 से रिएक्शन करवाया होगा या SOCl2 से रिएक्शन करवाया होगा रूम टेम्परेचर। PCl3 भी लिख सकते हैं, उसके साथ हीट देना होगी। तो स्टेप 2 में ये हो रहा है। तो OH की जगह क्या आ रहा है? Cl आ रहा है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसमें जरा आप पता है इसको क्या करें, इसको इस तरीके से देखें कि इसमें आपके पास कार्बन कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे भी कितने आ रहे हैं जी? नीचे भी 10 कार्बन। हाइड्रोजन जरा काउंट कर लें जी, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाइड्रोजन 11 है, ऑक्सीजन 1 है, और Cl भी 1 है। मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने बना लिया जी, वो क्या है? C10H11O1Cl1। अब जरा देखिएगा, ये बेटा मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका बनाया। अब देखिए वो क्या कर रहे हैं जी, C10H11OCl से ये बना रहा है। जैसे क्या चीज निकल रही है? एलिमिनेशन हो रही है। आपको नजर आ रहा है कि पहले 11 हाइड्रोजन थे, अब 10 रह गए। पहले एक Cl था, अब वो भी नहीं है। तो मतलब आपको ये समझ आ रहा है कि HCl निकला है। क्या निकला है? HCl। HCl को आपने एलिमिनेट किया। अच्छा, अब HCl कैसे निकला होगा बेटा? देखिए ये AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा होगा। आप ऐसे सोचें HCl कहां से निकल सकता है भाई? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ से HCl निकलेगा, ये कार्बन के H, और यहाँ से Cl? नहीं, ये तो बिल्कुल आप देखें, ये तो उस सूरत में होता कि अगर आपके पास हेलोजन एल्केन होता और आप एथेनोलिक NaOH यूज करते ना, देन अल्कीन बनता था। तो ये तो नहीं बन सकता ना, तो इसलिए ये रिएक्शन तो नहीं हो सकता। लेकिन बेटा आपको यहाँ पर एक हिंट मिल रहा है, AlCl3। AlCl3 क्या करता है बेटा? आपको पता है कि AlCl3 जो है बेंजीन के अंदर से H को रिमूव करवाता है ना। आप अगर ये देखें, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। जब भी AlCl3 के साथ रिएक्शन हुआ है ना, तो HCl एलिमिनेट होता था।
ऐसे होता है या नहीं होता है? जब भी AlCl3 से रिएक्शन होता है तो HCl निकलता है। तो अब आपको ये हिंट यहाँ पर मिल रहा है कि अगर AlCl3 उसने लिया है, इट मींस कि बेंजीन का H निकल रहा होगा और यहाँ से HCl जा रहा होगा, बेंजीन का H और Cl निकल रहा होगा। तो इसका मतलब है कि यही है। अब आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर यहाँ से Cl निकालेंगे, यहाँ से H को निकालेंगे और रिंग बनेगा। ये देखिए, ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4। मैं इसको काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। चौथे कार्बन पर C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, चौथा कार्बन बेटा इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ऐसे करके, ठीक है, और साथ में ये HCl निकल रहा है। तो ये बेटा आपका प्रोडक्ट यहाँ पर ऐसे बनेगा। बेटा अगर HCl एल्कीन बनाना होगा तो पहली बात ये है कि एल्कीन बनाने के लिए आपके पास हेलोजन एल्केन होता है और उसके लिए एथेनोलिक NaOH यूज होता है ना भाई, अल्कोहलिक NaOH यूज होता है, AlCl3 यूज होता है। तो इसलिए HCl मैं यहाँ से नहीं निकाल सकता एल्कीन बनाने के लिए। AlCl3 मुझे ये यहाँ पर बता रहा है कि रिंग की फॉर्मेशन फिर से समझा दें, ठीक है जी। रिंग देखें, अब देखें रिंग खुद ब खुद बनेगा कि आपने यहां से H को निकालना है, यहां से Cl को निकालना है। जब आप H और Cl को यहां से तोड़ेंगे तो बेटा यहां पर जो ये कार्बन है ना, ये वाला, इसने इस कार्बन से बॉन्ड बनाना है। ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, इनको जोड़ें तो रिंग ऑटोमेटिकली बनेगा ना। बीच में ये कार्बन भी तो आ रहे हैं, कितने कार्बन आ रहे हैं देखें, 1 2 3 4। मैंने यही तो लिखा है 1 2 3 4। फिर जो चौथा कार्बन है ये बेटा इस बेंजीन के कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, ये जो ब्लैक कलर का डॉट बन रहा है। लाजमी नहीं आप इसी कार्बन से जोड़ें, आप इससे जोड़ सकते हैं, लेकिन ये आसान है कि आप इस कार्बन से जोड़ दें, ये जो ब्लैक कलर से मैं डॉट लगा रहा हूं। नेक्स्ट देखें, स्टेप 1 is the alkylation of benzene by electrophilic substitution. Use RCl to represent this, right, an equation for the formation of, ठीक है। वो कह रहे जी आप इनका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके बताएं। बड़ा इलेक्ट्रोफाइल बड़ा आसान सा होता है। देखिए ये Al जो है ना, ये आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो क्लोरीन क्या करता है, बेसिकली अपना लोन पेयर इसको देता है और ये बॉन्ड यहाँ से हेटेरोलिटिकली टूटेगा तो R+ बनता है और AlCl4- बन जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल वही है जो CH3Cl और AlCl3 वाला। Reduce and draw the structure of, ये हमने कर लिया है। Suggest the reagent and condition for step 2। स्टेप 2 के लिए बेटा आपने कंडीशन बता दी है ना कि PCl5 या SOCl2 और रूम टेम्परेचर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। कंप्लीट द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा बेटा कल की क्लास मैंने आपको पेपर 5 करवाना है, पेपर 5, और देन मैंने आपको ये फरवरी मार्च, हाँ कल में भी मैं मॉर्निंग टाइम में भी क्लास लूँ, क्योंकि मैंने आपको पेपर 5 मॉर्निंग वाली क्लास में करा दूंगा, या नहीं पेपर 5 आपको इस क्लास में कराऊंगा, ये जो इस टाइम हो रही है 2:15 से 3:15, और जो मैंने आपको ग्रुप में एक पेपर सेंड किया है, लेटेस्ट पेपर है फरवरी मार्च 2023 का, वो सारे बच्चे करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको इंशाल्लाह सुबह वाली क्लास में कराऊंगा। अब इस क्वेश्चन पे आ जाए। कंप्लीट द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म्ड इन B1। B1 में क्या बनाया था जी, R+ बनाया आपने। तो बड़ा सिंपल सा है भाई, ये तो मुफ्त के मार्क्स हैं। R+, आप ये बेंजीन से एरो ड्रॉ करेंगे इधर। ये बेंजीन इज द न्यूक्लियोफाइल ना, सेम एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये न्यूक्लियोफाइल से एरो स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। तो आपका रिंग रप्चर होगा, ठीक है, आ जाएगा ऐसे। और नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये H अंदर जाएगा और H+ आप यहां से निकाल लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप पे आए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड। इन एक्वस सॉल्यूशन क्लोरीन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड एज शोन। क्लोरीन डाइऑक्साइड का हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन हो रहा है, ClO3 ClO2-1 वाटर बन रहा है, और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कंसंट्रेशंस आर गिवन, इनिशियल रेट उसने बता दिया है। एक्सप्लेन द टर्म ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मैं आपको पहले बताता हूँ। A मोल ऑफ A, B मोल ऑफ B, इट गिव्स C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D। सपोज करते हैं
कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैं इसका लिखता हूँ, ये यहाँ जो पावर ये जो आपके यहाँ पर कॉफिशिएंट है ना, इसको मैं पावर बना रहा हूँ, कॉफिशिएंट को क्या बना रहा हूँ, पावर। तो अब आप इसको जरा डिफाइन कर लें, और ये जो a प्लस बी का सम होगा ना, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये a और b की जो वैल्यूज होंगी, ये स्लो स्टेप की बात होगी। तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, आप कहेंगे इट इज द पावर टू विच अ कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, ये देखें ना, ये कॉन्सेंट्रेशन थी ना रिएक्टेंट की, जो लोअर केस में ए और बी लिखा हुआ है, स्मॉल, तो इट इज अ पावर। ये क्या बन रही है भाई, क्या ये पावर बन रही है, नहीं बन रही, बताएं, ये पावर बन रही है, रेट इक्वेशन में जाकर पावर बन रही है ना। तो इट इज द पावर टू विच अ कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज रेज्ड इन द रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन बेटा ये होती है, ये जो मैंने ये लिखी है, दिस इज द रेट इक्वेशन। तो अब फिर सुन लें, क्योंकि डेफिनेशन की वर्डिंग बच्चों को थोड़ी याद नहीं होती, तो आप बताएंगे कि रेट इक्वेशन में ये जो रेट इक्वेशन लिखी है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, बी की पावर बी, दिस इज द रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन में आप जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है ना, उसको पावर बना देते हैं, ठीक है। रेयान बेटा, अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, पहले इस पेपर को कंप्लीट कर लें, फिर हम हाफ इक्वेशन वाला भी कर लेंगे बेटा, पहले इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आया हुआ है, आप ठीक कह रहे हो रेयान, इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें बेटा, ये बाकी बच्चे भी नोट कर लें कि इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए कि एक रिडॉक्स रिएक्शन लिखा हुआ है और आपको स्प्लिट करना है इनटू टू हाफ्स। इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बनाना है और इसका रिडक्शन रिएक्शन भी बनाना है, कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में क्या हो रहा है। तो वो बेटा हम पहले क्वेश्चन कर लें, फिर उसके बाद कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जी, वो कह रहा है कि आपने use the data in the table to determine the order of reaction with respect to each reactant. Explain your reasoning. बड़ा पहले हम ClO2 के लिहाज से देखते हैं कि रेट पर क्या फर्क पड़ रहा है अगर आप ClO2 को चेंज करते हैं। एक्सपेरिमेंट 1 और 3 को कंपेयर करें, क्योंकि 1 और 3 में देखें OH तो चेंज नहीं हो रहा ना, OH इज अनचेंज। तो अगर आप ClO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क तो पड़ रहा है, इसका मतलब है जीरो ऑर्डर तो नहीं है। तो क्या फर्क पड़ रहा है जरा देखते हैं। तो ये देखें, ये आ गया ClO2 और ये आ गया रेट। ClO2 में जो बिगर वैल्यू को ऊपर रखें 0.05, स्मॉलर वैल्यू को नीचे रखें 0.02, रेट में भी बिगर वैल्यू को इसी तरह ऊपर रखें 4.50 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 7.20 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर -4। अब बेटा आप इनको जरा डिवाइड करके देखें कि आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है। 0.05 डिवाइडेड बाय 0.02, ये आ रहा है बेटा 2.5, और यहाँ क्या आ रहा है बेटा 0.00045 डिवाइडेड बाय 0.00072, ये आ रहा है 6.25। बेटा देखिए मतलब क्या है कि आपने कंसेंट्रेशन को इतना चेंज किया, रेट इतना बढ़ा। अगर तो होता ना कि ClO2 आपने 2.5 टाइम इंक्रीज किया और रेट भी 2.5 टाइम इंक्रीज करता है, फर्स्ट ऑर्डर होता। लेकिन आप जरा 2.5 टाइम्स 2.5 इसका स्केयर लें बेटा, तो ये 2.5 का स्केयर क्या होता है 6.25। इसका मतलब है कि इसके लिहाज से सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ClO2 -1, ठीक है। अब आप बेटा इसके लिहाज से देख लें, OH के लिहाज से, तो कौन से दो एक्सपेरिमेंट आप सिलेक्ट कर लेंगे इसमें आप ले सकते हैं एक्सपेरिमेंट 1 और 2, क्योंकि 1 और 2 में बेटा ये तो चेंज नहीं हो रहा, OH चेंज हो रहा है, और OH की कंसेंट्रेशन के चेंज होने से ये भी चेंज हो रहा है। तो आप अगर OH कैसी तरीके से बेटा देखें, ये OH है, इधर आपका रेट आ रहा है, बिगर वैल्यू को ऊपर रखें 0.120, 0.03, रेट ऊपर रखें, बिगर 2.88 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर -3, 7.20 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर -4। तो आपके पास बेटा इसका क्या आंसर आ रहा है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। 0.12 डिवाइडेड बाय 0.03, ये बेटा 4 आ रहा है और ये भी 4 आ रहा है। तो इसके लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा क्या है,
फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। अच्छा, जहां तक बात है कि आप इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, भाई ऐसे ही लिखेंगे। आपने क्या करना है, देखें, आप बताएंगे कि व्हेन वी इंक्रीज दी, आप इसको वर्डिंग में लिखना चाहते हैं तो ये लिखें कि इन एक्सपेरिमेंट, अभी जरा सुन लें मैं क्या बोल रहा हूँ। इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 and 3, when we increase the concentration of ClO2 by 2.5 times, the rate increases by 6.25, so it's second order. Similarly, आप OH का बताएं कि when we compare the experiment number 1 and 2, तो उसमें क्या बताएंगे कि when we increase the concentration of OH by 4 times, rate increases by 4 times, it means it is the first order, ठीक है। तो ये आपने बेटा उसमें वर्डिंग में लिख देना। अच्छा, इसके लिए अब आप रेट इक्वेशन क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू, रेट लिखा हुआ है उसने के कंसेंट्रेशन ऑफ ClO2 -1, जैसे ये सॉरी इसके ऊपर चार्ज नहीं है बेटा, चार्ज नहीं, ClO2 इसके लिहाज से सेकंड ऑर्डर है और OH के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपका ऑर्डर बनेगा ना वो क्या होगा, थर्ड ऑर्डर, ठीक है। अब वो कह रहे जी आप K की वैल्यू निकालें, बेटा कोई से एक्सपेरिमेंट के लिए निकालें, आपने K की वैल्यू निकालनी है ना, कोई से एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट करके उसकी बस वैल्यूज ले लें, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ले लें, सेकंड ले लें, थर्ड ले लें, ये ले लेते हैं। तो K इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ClO2 का स्क्वायर और OH, वैल्यूज पुट कर दें। रेट कितना आ रहा है, 7.20 टाइम्स 10⁻⁻⁴, और ClO2 की कंसेंट्रेशन फर्स्ट वाली की लेगा 0.02 का होल स्क्वायर, और OH की क्या आ रही है जी 0.03। पर इसको सॉल्व कर लें, आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ रहा है 60 आ रहा है, कितना आ रहा है 60। यूनिट क्या होगी देखें, रेट की यूनिट क्या होती है भाई, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड, यूनिट मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, और जो रिमेनिंग बच रहा है ना ये बच रहा है जी, ऊपर पर सेकंड ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये हो जाएगा मोल -2 DM + 6 S - 1, ठीक है। और सॉरी, अगर ये पर मिनट में ले रहा है तो आप पर मिनट में बताएंगे, इसने बेटा पर मिनट में लिया हुआ है, सॉरी, तो आप ये पर मिनट में लेंगे, नॉट इन पर सेकंड, क्योंकि आपको देखना होगा उसने किस में लिया हुआ है, उसने पर मिनट में लिया हुआ है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट इसी का पार्ट है, ये मैंने बेटा ये पहले ही इसका टेंशन ड्रॉ कर लिया था। वो ये कह रहा है कि डीकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम, ये होता है जी, ये बेंजीन है और ये डाइएजोनियम है। इसको बेटा जब डिकम्पोज करते हैं ना वाटर के साथ, मतलब वो हाई टेम्परेचर दे रहे हैं बेसिकली, तो क्या होगा बेटा, जब हाई टेम्परेचर देंगे तो ये होगा कि यहाँ से N2 निकल जाएगा, ठीक है, और जो Cl था ना बेटा, Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, तो यहाँ से ये HCl बन जाएगा, और जो OH है वो बेटा बेंजीन के साथ लग जाता है। तो बेसिकली ये याद कर लें, जब भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को आप हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो फिनोल बनता है, राइट। वो कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यूजिंग अ लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द ग्राफ शोज द रिजल्ट ऑब्टेन्ड। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको पता है ना कि जो हाफ लाइफ है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं, हाफ लाइफ कांस्टेंट आ रही है या नहीं आ रही। वो कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेटा हम यहाँ पर बना देते हैं, वो क्या होगा आपके पास, फिनोल आ रहा है। यूज द ग्राफ टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन एट 100 सेकेंड। पर देखें आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, कर्व है तो ये 100 सेकेंड ये आ रहा था, देखिए दिस इज 100 सेकेंड, 100 सेकेंड पर। अच्छा मैं आपको बताऊं, जब भी आपने टेंजेंट ड्रॉ करना होता है बेस्ट ये होता है कि आप ये डॉट है ना ये थोड़ा सा थिक लगाएं, थिक डॉट लगाएंगे ना, आप देखें जरा थिक डॉट लगाएंगे, मैंने थिक डॉट उसने लगाया हुआ है ना, तो मेरे लिए एक तो टेंजेंट ड्रॉ करना आसान हुआ। आप जरा चेक करें कि बिल्कुल एग्जैक्ट उस पॉइंट को टच हो रहा है और आगे पीछे कहीं टच नहीं हो रहा। तो ये कहां पर आ रहा है जी, ये आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है। तो रेट का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन कंसेंट्रेशन, चेंज इन कंसेंट्रेशन कितनी आ रही है जी, y/x आपने करना है बेसिकली, y/x ना।
तो चेंज इन कंसेंट्रेशन कितनी आ रही है? 0.017 पे आ रहा है, 0.017। और टाइम कितना आ रहा है बेटा? ये देखिए, ये ईच बॉक्स 20 का है, ये 220, ये 240, ये 260, ये 280, ये 280 के बाद ये 300 है। अब देखिए ये कहां पर आ रहा है, ये लाइन बड़ी थिक है, तो ये ऑलमोस्ट ना आप समझ लें कि ये जो लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है, आप इसको जरा कंपेयर कीजिएगा, इसको आपने मेजर करना है। ये 286 पर तकरीबन आ रहा है, 286, ठीक है। तो आप जरा डिवाइड करें कि क्या आंसर आ रहा है, डिवाइड करें इसको, 0.017 डिवाइडेड बाय 286, तो ये आ रहा है 5.9 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -5। आप जरा चेक कीजिएगा मार्क्स के, बिल्कुल एग्जैक्टली यही आ रहा है 5.9, वहां पर भी उसने यही रेंज दी हुई है, ठीक है। 5.8 दिया हुआ है, सॉरी 5.8 और हमारा 5.9 आ रहा है, ठीक है, टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -5। अच्छा, अब आगे चले, नेक्स्ट रेट आपने बेटा निकालने, तो ये हमने रेट निकाल लिया, 5.8 5.9 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -5 मोल पर क्यूबिक डेसिमीटर। नेक्स्ट देखिए, स्केच अ कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? जिसमें जो आपका रिएक्टेंट है ना, उसकी कंसंट्रेशन, आपका रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। देखिए दो ग्राफ्स थे, दो ग्राफ आपने पढ़े होंगे, एक है कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ और एक है रेट और कंसंट्रेशन वाला ग्राफ, ठीक है। ये कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, इसमें आप ये बताना है कि जो कंसंट्रेशन है आपके रिएक्टेंट की, वो एक कांस्टेंट ग्रेडियंट के साथ चेंज हो रही है। मतलब ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे जीरो ऑर्डर के लिए। इसका पता है क्या मतलब है? कि स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन कम हो रही थी ना रिएक्टेंट की, मिड में भी उसी रेशियो से कम हो रही है, एंड में भी। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता जीरो ऑर्डर के लिए। तो ये बेटा आपने लाइन ड्रॉ कर, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, ठीक है ना भाई। अच्छा, इसके मुकाबले अब वो कह रहा है कि आप सक्सेसिव हाफ लाइफ बताएं। जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है ना, उसमें तो हाफ लाइफ आर कांस्टेंट। यहां पर क्या होगा, आप खुद कर सकते हैं इसको। ये आपका इनिशियल है, ये आपका मिड है, ये फर्स्ट हाफ लाइफ आ रही है, तकरीबन ये आ रही है ना। अब देखते हैं सेकंड हाफ लाइफ भी इतनी है या कम है, तो आपको समझ आ गई होगी किस कम है। ये इसका मिड पॉइंट आ रहा है बेटा, सेकंड हाफ लाइफ क्या हुई है जी, कम हुई है ना। और थर्ड देखें, थर्ड थर्ड और कम हो रही है। तो आप यहां पर ये बताएंगे कि हाफ लाइफ डिक्रीज होती जा रही है, सक्सेसिव हाफ लाइफ डिक्रीजेस, ठीक है। पहली हाफ लाइफ ज्यादा थी, फिर कम, और फिर और कम। अच्छा ये बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द रिलेटिव रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एसाइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड एंड एराइल क्लोराइड। इस तरह इसको समझ लीजिएगा, मैं पहले तीनों के स्ट्रक्चर बनाता हूँ। एसाइल क्लोराइड ये है CH3 C डबल बॉन्ड OCl, अल्काइल क्लोराइड ये CH3 CH2Cl, और एराइल क्लोराइड बेटा ये बेंजीन के साथ Cl लगा। देखें इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? वो कह रहा है कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ कौन रेडिली रिएक्शन करेगा? ये करेगा। आपने वर्डिंग में लिखना होगा बेटा, वर्डिंग में, देन ये करेगा। वर्डिंग में लिखेंगे इथाइल क्लोराइड, देन आप लिखेंगे एराइल, एराइल कहते हैं बेंजीन को, ठीक है। पर ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि यहां पर बेटा एसाइल क्लोराइड है ना, इसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज वेरी वीक। ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बहुत वीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन आपको नजर आ रहा है, सॉरी इसको मैं जरा, बेटा ये जो आपको यहां पर ना, ये जो आपको बेटा यहाँ पर कार्बन नजर आ रहा है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों? ऑक्सीजन ऊपर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्लोरीन इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट
और ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज वेरी वेरी वीक। तो अब ये बताएंगे कि एसाइल, पहले मैं आपको जुबानी बताया दूं तीनों का, कि एसाइल क्लोराइड में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बहुत वीक है। रीजन इज कि कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, ऊपर ऑक्सीजन और नीचे क्लोरीन, और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ भी तो लॉन्गर होती है ना, जिसकी वजह से आसानी से टूट जाएगा ये। आपको एक और बात बताऊं कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ना बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ के बारे में क्या ख्याल है? दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ना, सी डबल बॉन्ड ओ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बॉन्ड को स्ट्रेंथन करेगा, वीकन करेगा, वीकन करेगा। तो ये बेसिकली जो कार्बोनाइल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को वीक करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है भाई? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को स्ट्रेंथन करेगा। तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है यहाँ पर वो स्ट्रेंथन होगा। यहाँ पर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है वो वीक होगा ड्यू टू दी सी डबल बॉन्ड ओ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। बेटा ये एक रूल है जो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बॉन्ड को वीक करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, बॉन्ड स्ट्रेच हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेच होने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथन होता है। और यहाँ पर जरा देखिए कि यहाँ क्या होने जा रहा है। यहाँ बेटा ये होता है कि जो क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है ना, ये होता है डीलोकलाइज। जब ये डीलोकलाइज होगा तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज आपके पास बनेगी। यहाँ पर डीलोकलाइज होने की वजह से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डबल हो जाएगा, डबल करेक्टर आ रहा है। तो ये तो बेटा ब्रेक करना सबसे मुश्किल नहीं हो रहा कार्बन क्लोरीन एराइल क्लोराइड को, क्योंकि इसमें कार्बन क्लोरीन के अंदर डबल बॉन्ड का करेक्टर आ रहा है। तो अब आपने बेटा क्या रीजन बतानी है, जुबानी सुन ले क्योंकि टाइम कम है। पहली बात अब ये बताएंगे कि यहाँ पर एसाइल क्लोराइड में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज वीकेस्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, फिर आप बताएंगे जी इन एथाइल क्लोराइड alkyl group is electron donating which strengthens the carbon chlorine bond। और लास्ट में बेटा आप ये क्या लिखेंगे कि इन एराइल क्लोराइड the lone pair of chlorine becomes delocalized into the benzene ring and gives the carbon chlorine double bond character, therefore it is harder to hydrolyze। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, नेक्स्ट पार्ट पर। द ड्रग है बेटा एक ये, और कह रहा है कि इसको आपने कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करना है इन द एसिडिक कंडीशन, 3 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दीस 3। पहले तो आपको समझना है इसमें फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं। बड़ा इसमें जो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो इसमें एस्टर है, एक इसमें बेटा एमाइड है। अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में आपको पता है जब एस्टर की होगी तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो मैं इसकी करता हूं जी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ये देखें जी, ये यहां से टूटा, क्या बनेगा जी? ये CH3OH बनेगा, नहीं बनेगा? ये CH3 है ना, तो ये आपके पास एक ये चीज बनी है, देखें ये CH3OH बन गया, CH3OH। अच्छा जब यहां से होगी ना, यहां भी यही बनेगा बेटा, ये देखें CH3OH। तो आपको डिफरेंट बताने तो ये तो एक ही बन रहे हैं, इसको तो छोड़। अच्छा ये OH इधर आकर अटैच हो गया, ये बात ज़हन में रहे। ये जो OH बचा हुआ है ना बेटा, ये OH इस कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड OH, और इसी तरह ये जो OH बचा हुआ है ये C डबल बॉन्ड O के साथ ऊपर अटैच होगा। अब एमाइड्स पर आ जाए, एमाइड्स में तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है, वह कैसे होगी ये देखें, ये देखें जी, यहां से बॉन्ड टूटेगा और ये आपके पास बेटा एक ये बन रहा है। ये कौन सा एसिड है जरा चेक कीजिएगा, ये एसिड कौन सा है भाई, ये कौन सा एसिड बन रहा है भाई, ये देखें ये है CH3
ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O और ये OH। तो ये एथेनोइक एसिड बना नहीं बना, CH3 CH2 प्रोपानोइक C डबल बॉन्ड O OH। तो ये एमाइड से एक तो ये बन गया राइट। मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको एक ये बनाएगी। अब जो रिमेनिंग है ना ये H बेटा N के साथ लगेगा। तो रिमेनिंग देखिए मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। रिमेनिंग जरा ट्रिकी है, मैं ऊपर ही बनाया तो बेटा क्योंकि हमने सामने ही रखना है इसको। जरा रिमेनिंग देखिएगा, यहां से स्टार्ट करते हैं। C डबल बॉन्ड O OH, ये OH आ गया। देन ये बेटा CH2, दो CH2 आ रहे हैं आगे। देन बेटा नाइट्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन के साथ ये रिंग आ रहा है, ठीक है। देन बेटा ऊपर देखें ये C डबल बॉन्ड O आ रहा है और इसके साथ बेटा ये OH आएगा, ठीक है ऐसे। और बेटा ये नीचे देखें ये नाइट्रोजन आ रहा है, ये नाइट्रोजन के साथ बेटा ये H लगेगा, ये देखें ये H लगाना है आपको। और इसके साथ ये बेंजीन रिंग, ये बेटा ये आपका तीसरा प्रोडक्ट, ठीक हो गया। ये आपका तीसरा प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट देखें कह रहे जी कंपाउंड Y है, compound Y C5H10O2 react with sodium carbonate to evolve bubble of a gas. The proton NMR spectrum Y in D। अच्छा एक बात तो समझ आ रही है कि ये कंपाउंड Y जो है ना बबल्स को रिलीज कर रहा है, मतलब कार्बोनेट डाल रहे हैं तो गैस बन रही है, इट मींस कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्रेजेंट। एक बात तो समझ आ गई कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, पीछे रह गए 4 कार्बन। और दूसरी बात यहां से समझ आई कि जब प्रोटॉन NMR में वो कह रहा है कि D2O डाला तो अच्छा the proton NMR of spectrum of compound Y in D2O is shown, ठीक है जी। अब ये पॉसिबिलिटी है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और D2O के डालने से आपको पता है कि जो कार्बोक्सिलिक के H की पीक है वो डिसअपीयर हो जाती है, एक्सचेंज हो जाता है ना, इसका H D से एक्सचेंज हो जाएगा। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट अ स्ट्रक्चर ऑफ Y। पहली बात ये देखें कि आपके पास बेटा यहाँ पर ये प्रोटॉन NMR है, कितने टाइप्स के इन्वायरमेंट आ रहे हैं, 3 टाइप्स के। इसका मतलब है कि 3 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन्स हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन हैं, ठीक है। और एक आपको पता चल गया कि स्ट्रक्चर ऐसे होगा, एक इसमें कार्बोक्सिलिक है, एक क्या है जी बेटा कार्बोक्सिलिक। अच्छा बाकी आप देखें आपको डबलेट्स नजर आ रहे हैं। डबलेट का पता है क्या मतलब होता है? डबलेट का बेटा ये मतलब है कि जो नेबरिंग कार्बन है ना उसके साथ एक हाइड्रोजन। डबलेट का ये मतलब होता है, डबलेट आपको ये बता रहा होता है कि नेबरिंग कार्बन हैज 1 हाइड्रोजन। ट्रिपलेट होता है तो नेबरिंग कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन। अब बेटा डबलेट आ रहे हैं 2, तो 2 ऐसे कार्बन हैं, 2 ऐसे हाइड्रोजन हैं जिसके नेबर में एक एक हाइड्रोजन लगा। बेटा ये लॉन्गर पीक भी आपको एक नजर आ रही है। लॉन्गर पीक का मतलब है कि इसमें ये जो 2 पीक्स आ रही है ना आपको नजर, फर्स्ट 2 पीक्स काफी लॉन्गर है, इसका मतलब है कि ज्यादा प्रोटॉन्स की वजह से आ रही है। तो अब देखें अगर हम इस तरह की बनाते हैं ना, मेरी बात सुने, 5 कार्बन है, CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH। तो इसमें तो बहुत सारा आ रहे हैं ना बेटा। देखें एक पीक इसकी आ रही है, 2 3 4 5, इसमें तो 5 पीक्स आ रही है, ये तो 3 पीक्स है। इसका मतलब है कि स्ट्रेट नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, ब्रांचेस हैं। तो अब जरा ब्रांचेस निकालते हैं जी इसमें। अब जरा इसमें ब्रांचेस लेकर आते हैं। स्ट्रेट तो नहीं हो सकता ना बेटा, 4 कार्बन वाला ट्राई करके देखें। अगर ब्रांच इधर लगाए हम, अब देखिए मुझे लग रहा है बात इससे बन रही है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो आपके 6 प्रोटॉन्स हैं CH3C, इन दोनों की तो एक ही पीक आएगी ना, क्योंकि सेम इन्वायरमेंट है। और इनके नेबर में कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? एक। इनके नेबर में कितने आ रहे हैं? एक। बेटा 5 कार्बन का बेंजीन रिंग नहीं बनता, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि बेंजीन रिंग 5 कार्बन का नहीं बनेगा, और उसमें फिर हाइड्रोजन पूरे नहीं होंगे, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है। बेंजीन रिंग जब भी होता है उसमें कार्बन हाइड्रोजन के रेशियो तक या तो सेम होती है या हाइड्रोजन कम होते हैं कार्बन के मुकाबले में। अब इन दोनों प्रोटॉन्स की एक पीक आ रही,
और नेबरिंग में देखें एक प्रोटॉन है, तो ये आपको इनकी वजह से एक डबलेट मिलेगा या नहीं मिलेगा बेटा? तो एक डबलेट इनका आ रहा है। फिर आप देखें एक आपको मल्टीप्लेट भी तो नजर आ रहा है ना, इसको बोलते हैं मल्टीप्लेट, काफी ज्यादा पीक्स है। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीप्लेट। तो ये मल्टीप्लेट पता है किस वजह से आ रहा होगा? इस एक प्रोटॉन की वजह से, जिसको मैं भी मार्क कर रहा हूं ब्लू कलर से। बेटा इस एक प्रोटॉन का जरा देखें कि कितनी दफा स्प्लिट होगा। इसकी एक पीक अपनी आएगी, और नेबरिंग में जरा हाइड्रोजन काउंट कर ले, उतनी दफा स्प्लिट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 दफा स्प्लिट होगा। ये आप काउंट करें, ये तकरीबन 8 बन रहे हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर ये कितनी दफा दे रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन है ये क्या बेटा? मल्टीप्लेट है ना। अब देखते हैं कि बिल्कुल ठीक है, हमें लग रहा है कि ये इसकी पॉसिबिलिटी है। अगले जरा डबलेट को भी देख लेते हैं ना, कि अगला डबलेट किस वजह से आ रहा है। ये बेटा देखिएगा, ये जो आपको दो प्रोटॉन नजर आ रहे हैं, जो मैं अभी रेड कलर से बेटा सर्कल कर रहा हूं, बेटा D2O में उसने डाला। एक बच्चा मैसेज करके कह रहा है कि जी इसके 4 इन्वायरमेंट नहीं है। बेटा उसने D2O में डाला है, तो ये इसकी पीक डिसअपीयर हो जाएगी ना। इस O की जगह क्या आ जाएगा? D आ जाएगा, तो पीक तो डिसअपीयर होगी ना इस H की। ठीक है बेटा, ये जो आपको दो प्रोटॉन नजर आ रहे हैं, ये जो मैंने रेड कलर से मार्क किए भी, इनकी एक पीक आएगी, और नेबरिंग में एक ब्लू कलर का हाइड्रोजन नजर आ रहा है, तो इसका भी डबलेट बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात ठीक है। ये देखें, मैं भी इसको साफ करके बनाता हूँ कि स्ट्रक्चर इसी तरह का होगा। ये आएगा आपके पास CH3 CH, ये CH3, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O, ये OH। अच्छा ये H जो है ना बेटा, ये D से क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया, क्योंकि उसने D2O में डिसॉल्व किया ना, इसलिए इस H की पीक नहीं आ रही। अब देखें, मैं यहां पर लेबल करता हूं इन ये। अच्छा सम टाइम ना बेटा वो पूछता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताएं, तो कितने हाइड्रोजन की वजह से ये पीक आ रही है? मैं ऊपर लिखूंगा 6H। 6 हाइड्रोजन की वजह से ये पीक आ रही है। 6 ही है ना भाई, 6 हाइड्रोजन की वजह से ये पीक आ रही है। अच्छा अंसिया, मुझे नहीं समझ आ रही बेटा आपका क्वेश्चन जो आप पूछते हैं। ट्रिपलेट यहाँ कहाँ बनेगा बेटा? कोई ट्रिपलेट नहीं है इधर। अच्छा देखें बेटा, उसने ऊपर क्वेश्चन में बताया हुआ है कि स्पेक्ट्रम ऑफ कंपाउंड Y इन D2O इज शोन। जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड को D2O में डिसॉल्व करते हैं, या अल्कोहल को D2O में डिसॉल्व करते हैं, या इमाइन को D2O में डिसॉल्व करते हैं, तो आपका HD से एक्सचेंज कर जाता है और एक पीक कम हो जाती है। तो उसने आपको ऊपर बताया हुआ है, इसलिए इस H की पीक नहीं आएगी, इस H की पीक नहीं आ रही। अच्छा बेटा, ये तो आपको नजर आ रहा है कि 6 प्रोटॉन्स की वजह से पीक आ रही है। फिर आप ये भी बता सकते हैं जी, ये जो आपका एक H आ रहा है ना, ये वाला, इसका ये मल्टीप्लेट आ रहा है, और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर रिस्पॉन्सिबल? ओनली 1H। 1H इज रिस्पॉन्सिबल। और जो बेटा ये जो दो हाइड्रोजन आ रहे हैं, इसकी वजह से ये डबलेट आ रहा है। अच्छा आपको ना डेटा बुकलेट देखना है बेटा। देखिए यहाँ पर वो बता रहा है एनवायरमेंट ऑफ प्रोटॉन्स। आपको ये बकायदा डेटा बुकलेट यूज करनी होगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे डेटा बुकलेट यूज करनी है। और आपको बताना है कि जी ये जो 0.9 पर आ रहा है ना, ये 0.9 पर जो आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है? आप बताएंगे ये CH3 की वजह से आ रहा है। स्प्लिटिंग पैटर्न क्या है जी? डबलेट है, तो यहाँ लिखेंगे आप डबलेट। और देखें यहाँ पर इसमें मैंने लिखा कि कितने प्रोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं? 6। 2 CH3 है ना, तो यहाँ आप लिखेंगे 6 प्रोटॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल। फिर 1.90, ये बेटा 1.90 है। 1.90 पर जो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? वो आप लिख देंगे CH। ये बेटा CH लिख देंगे बस उठा के, ये CH की वजह से आ रहा है। और ये स्प्लिटिंग पैटर्न क्या है? जब 3 से 4 से ज्यादा हो तो आप मल्टीप्लेट कहते हैं। मल्टीप्लेट कितने हाइड्रोजन की वजह से? 1 की वजह से। ठीक है, और देन आपने बताना है बेटा इसकी वजह से, ये जो आ रहा है CH2,
ये जो 2 से आगे जाकर आ रहा है 2.20 पर तकरीबन, ये किस वजह से आ रहा है भाई? ये आप बताएंगे CH2CO, इसका एनवायरमेंट लाजमी बताना है बेटा। आप कहेंगे पिछलों का एनवायरमेंट क्यों नहीं बताया बेटा? तो वो अल्केन थे, CH कार्बन के साथ कार्बन लगा हुआ है, लेकिन जब कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होगा तो वो आपको एनवायरमेंट लाजमी बताना है, तो आप यहाँ लाजमी बताएंगे कि ये CH2 के साथ CO लगा हुआ है, तो CH2CO। और इसके लिए बेटा क्या आ रहा है? सेपरेटिंग पैटर्न डबलेट, और इसके लिए कितने हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल थे इस डबलेट के लिए? 2, तो आप यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए बेटा इतना काफी है। और कल मैंने आपको बताया कि कल की क्लास के लिए सुबह जो क्लास होगी इसमें मैंने आपको पेपर कराना है और शाम वाली क्लास में पेपर 5 करवाऊंगा। ठीक है, जो फरवरी मार्च के 2023 है वो आप सॉल्व करके